नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज है मॉडल पेपर नंबर 7 और जीके जीएस के लिए हम यहाँ पे मॉडल पेपर चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर को। तो इससे पहले आपको बात बता दूं, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हो तो आपको लेटेस्ट सारी अपडेट मिलती हैं। तो आप नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वनों के अप्रत्यक्ष लाभ की सूची में इनमें से किसे शामिल किया गया है। यानी कि देखो, वनों में दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष का मतलब है कि वनों से हमें कुछ चीज़ें सीधे प्राप्त होती हैं, जैसे हमें लकड़ी, औषधि, गोंद, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लाभ बोला जाता है। जबकि यहाँ पे अप्रत्यक्ष लाभ क्या होता है? अप्रत्यक्ष लाभ होता है कि वनों से हमें सीधा कुछ चीज़ प्राप्त ना होके वनों के द्वारा हमें कोई यहाँ पे चीज़ प्राप्त होती है या उससे कुछ सुधराव या बदलाव होता है, तो वो होता है अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ में क्या होता है? देखो, जब हम लगाएंगे तो क्या होगी? वर्षा होगी, तो ये हमें अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। जो मिट्टी की कटाई, मिट्टी का जो कटाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी आएगा तो मिट्टी कम कटेगी, जड़ उनको मजबूती से रखेगी। तो ये होते हैं अप्रत्यक्ष लाभ। अब यहाँ पूछा है अप्रत्यक्ष लाभ में शामिल है, तो अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे है वनों द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकना और बाढ़ प्रकोप को कम करना, ये क्या है? मिट्टी के अप्रत्यक्ष लाभ है। जबकि यहाँ पे गोंद, लाख और राल क्या है? प्रत्यक्ष लाभ है। जड़ी बूटी प्रत्यक्ष लाभ है। कागज और दिया के लिए कच्चा माल है, वो भी क्या है? प्रत्यक्ष लाभ है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यहाँ पे एक अप्रत्यक्ष लाभ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुछ यहाँ पे अभ्यारण्य दे रखे हैं, इनका आपको मिलान करना है। कौन सा यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है कौन से राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा, या 2 या 3 ऑप्शन मिल जाएं तो आपको आराम से सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर यहाँ पे गुजरात में है। फर्स्ट का 3, तो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ऊपर वाले 2 सही हो सकते हैं। उसके बाद में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए असम में प्रसिद्ध है, तो इसका है 4, तो दूसरा गलत, तो ए राइट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो सी पेरियार क्या है? केरल में, पेरियार केरल में और वाल्मीकि बिहार में, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्मेल्टर मुख्य रूप से कहाँ स्थापित है? तो देखिए, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो देवारी उदयपुर में स्थित है, जो इसका मुख्य स्मेल्टर है वो। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? जिंक के जो माइंस हैं वो देवारी उदयपुर में है, उनसे कच्चे माल प्राप्त किया जाता है और वहाँ पे प्लांट करके इन्हें जो जिंक में है उन्हें बदला जाता है। और जो जिंक की या चांदी के माइंस हैं वो जावर माइंस उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मरुस्थल के अन्य तथ्यों पर विचार कीजिए। यानी 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनके बारे में पूछा है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है, जो भी आपको इनको बारे में बताना है। तो मरुस्थल के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला है यहाँ पे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। देखो, जैसे पवन की दिशा ऐसी है, ऐसे पवन चल रही है, तो समकोण मतलब 90 डिग्री पर, यानी जो बालू के स्तूप बनेंगे वो कुछ इस प्रकार बनेंगे। दूसरा है, जो यहाँ पे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, बीकानेर, पुंगल, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के प्रमुख क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है उनके क्षेत्र कौन से हैं? बीकानेर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये सभी क्या हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, बालू का स्तूपों का निर्माण सर्वाधिक मार्च से जुलाई के माह होते हैं, यानी गर्मियों में सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं, ये भी सही है। तीनों के तीनों अभी तक सही हैं। चौथा है, मरुस्थल का लगभग 58.5% भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। बिल्कुल ये भी बात सही है। तो देखो, 2 प्रकार के यहाँ पे बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। युक्त और मुक्त का मतलब क्या है? देखो, बालू का स्तूप युक्त का मतलब है कि ऐसा मरुस्थल जिसमें बालू का के रेत के टीले बनते हैं, बालू का स्तूप बनते हैं। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त, वो कितना है? 41.5% क्षेत्र क्या है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। मुक्त का मतलब जहाँ पे रेत कम है, पहाड़ी या फिर कंक्रीट वाला क्षेत्र ज़्यादा है, तो उसे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त से भी यहाँ पे सही है। यहाँ पे दक्षिण पूर्वी पठार भाग यानी हाड़ौती के भाग में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं और पूछ रहा है सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो इसका ढलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है, गलत बात है। जो हाड़ौती का पठार है, देखिए मैं यहाँ मैप बना देता हूँ, ये कच्चा मैप, यहाँ पे है हाड़ौती का पठार,
या हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती वाला है। तो यहाँ पे क्या है, इनका ढाल किधर से किधर की ओर है, इनका ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। यहाँ पे ये दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग से उत्तर भाग की ओर इसका ढलान है। क्यों? क्योंकि चंबल नदी नीचे एमपी से निकलकर और इधर से बहती हुई धौलपुर भरतपुर ऐसे धौलपुर सवाई माधोपुर ऐसे करती हुई यूपी में जाती है। तो नीचे से ऊपर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है, ढलान है। तो पहला गलत है। दूसरा है, यह क्षेत्र अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच एक संक्रांति प्रदेश है। बिल्कुल सही बात है। जो हाड़ौती का पठार है, अरावली इधर तो अरावली है और इधर है क्या, इधर अरावली और इधर विंध्यन जो पर्वतमाला है वो है। नेक्स्ट है, यहाँ की जलवायु शुष्क है, गलत। ये बात गलत है। यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु टाइप की है और यहाँ पे मिट्टी काली मिट्टी और या काली लाल मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में केवल काली मिट्टी पाई जाती है। केवल वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, ध्यान रखिएगा। केवल काली नहीं, यहाँ पे काली भी पाई जाती है, काली लाल भी पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में काली पीली भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो है 928। राजस्थान का ध्यान रखिएगा, राजस्थान का लिंगानुपात 928। जो शहरी क्षेत्र है उसका अनुपात है 914। इसका राइट आंसर होगा बी, 914 शहरी क्षेत्र का। और ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, 933। कितना है, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है 933। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक शहरीकृत जिला प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा है। अब एक बात आपके ध्यान में सीधा आएगी कि भाई जयपुर ही सर्वाधिक ये शहरीकृत है। नहीं, ये बात गलत है। प्रतिशत की दृष्टि से जो सर्वाधिक शहरीकृत क्षेत्र है वो कोटा जिले में स्थित है, क्योंकि कोटा इतना बड़ा है और उसमें सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र के मामले में क्या है, कोटा ही फर्स्ट स्थान पे आता है और दूसरे स्थान पर जयपुर आता है। फर्स्ट स्थान पर कोटा, दूसरा पे जयपुर और तीसरे स्थान पर कौन आता है, अजमेर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा, इसका राइट आंसर है। कोटा का पूरा क्षेत्रफल का 60, जो कोटा इतना बड़ा है तो इसका 60% क्षेत्रफल क्या है, शहरी भाग में, जबकि जो जयपुर है वो इतना बड़ा है तो इसका 52% भाग शहरी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, विंध्यन श्रेणी के संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में कौन सा युगम असत्य है। असत्य युगम के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर जो विंध्यन है उसमें प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं, बलुका पत्थर, चूना पत्थर, वैसल। ये क्या है, विंध्यन की चट्टानें हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें प्रमुख चट्टानें ये पाई जाती हैं। इसका विस्तार केवल उत्तर पश्चिमी राजस्थान नहीं, जो विंध्यन पर्वतमाला है अभी आपको बताया ये है राजस्थान में विंध्यन पर्वतमाला यहाँ पे है, हाड़ौती वाले क्षेत्र में, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ क्षेत्र में। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो असत्य पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा बी ही असत्य है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जालोर ग्रेनाइट और सिवाना एरुनपुरा ग्रेनाइट पाया जाता है, जो संबंधित सेल है इनसे। संबंधित सेल है, प्रमुख चट्टानें नहीं है। संबंधित सेल और प्रमुख चट्टानों में ये अंतर है, प्रमुख चट्टानें तो उसी क्षेत्र में होते हैं, संबंधित सेल मतलब उसके आसपास का क्षेत्र। प्रधानता चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की अधिकता होती है। बिल्कुल सही बात है, जो विंध्यन श्रेणी है उसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है। तो राइट आंसर बी असत्य पूछा है, यही असत्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखिए, जनसंख्या घनत्व के बारे में एक बात आपको बता दूं। यहाँ पे जो सर्वाधिक जनसंख्या है घनत्व है वो है मैदानी प्रदेश में। राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। ये है आपका राजस्थान बना दिया मैंने। ये यहाँ पे क्या है, पश्चिमी मैदान है। ये यहाँ पे क्या है, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठारी प्रदेश है। बीच में क्या है, यहाँ पे अरावली है। देखो यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थल, उसके बाद में अरावली, यहाँ पे है पूर्वी मैदान और यहाँ पे है हाड़ौती वाला क्षेत्र। तो ये इसके 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन से भाग में कितना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो सर्वाधिक यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या का अनुपात 40% है। यहाँ पे देखिए जो मरुस्थल है वो कितना है, वो यहाँ पे 61.11% क्या है, यहाँ पे मरुस्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से भी बताऊंगा। 61.11% भाग में 40% जनसंख्या पाई जाती है। किसमें, यहाँ पे मरुस्थल में। जबकि यहाँ पे मैदानी प्रदेश है वो कितना भाग है, मैदानी प्रदेश 23% है। पूरे राजस्थान का 23% मैदानी भाग है। इस 23% में पूरे राजस्थान की 39% जनसंख्या पाई जाती है। 39% जनसंख्या यानी जनसंख्या या जनघनत्व के बारे में सर्वाधिक यहाँ पे है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसमें सर्वाधिक जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरब सागर से उठने वाले मानसून से कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। मैं आपको बता दूं, ये है राजस्थान और ये है अरावली पर्वतमाला। अब क्या होता है, जब भी यहाँ पे अरब सागर से मानसून आता है तो क्या होता है, मानसून की हवाएं सीधी निकल जाती हैं, क्योंकि अरावली पर्वत के समांतर होने के कारण ये जो
बादल हैं वो सीधे ही चले जाते हैं यहाँ पंजाब और हरियाणा के वर्षा करते हैं, यही इसका मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण है अरावली पर्वतमाला मानसून हवाओं के समांतर होने के कारण। नेक्स्ट है नदियों के किनारे दुर्ग स्थित हैं, इनसे आपको संबंधित सूची का मिलान करना है। कौन सा दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो गागरोन दुर्ग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। गागरोन दुर्ग कहाँ है? गागरोन दुर्ग आपको आहू व काली सिंध नदी पर मिलेगा। गागरोन दुर्ग आहू व काली सिंध नदी पर। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? आपको पता होना चाहिए। गागरोन झालावाड़ में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। चंबल में बामनी नदी के मिलेगा, तो यह है चंबल में बामनी नदी। आपने 2 मिला दिया तो ऑप्शन एलिमिनेट करके देखिए, पहले का है 2 और दूसरे का है 1। पहले का 2, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। पहले का 2 दूसरे का 1, तो ये भी गलत हो चुका है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। शेरगढ़ कहाँ पे है? बारां में है। कौन सी नदी के किनारे है? ये परवन नदी के किनारे है शेरगढ़ बारां वाला दुर्ग। केवलादेव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है? बाणगंगा के, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की झीलों के संदर्भ में यहाँ पे कुछ विशिष्ट लक्षण दिए गए हैं, इनके बारे में कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कि यहाँ पे कितने कथन, कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पहला है मोती झील। मोती झील कहाँ पे है? भरतपुर में। और यहाँ पे नील हरित शैवाल से नील हरित शैवाल से क्या बनाई जाती है? नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, मोती झील भरतपुर में स्थित है। यहाँ पे नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन वाली खाद बनाई जाती है। दूसरा है रामगढ़ झील कहाँ पे स्थित है? बारां में। बिल्कुल सही बात है, इसे जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यहाँ पे घोड़े के नाल जैसी क्या है पहाड़ियाँ स्थित है और क्रेटर झील भी यहाँ पे स्थित है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी सही है। तीसरा है पचपदरा झील बालोतरा का नमक खाने की दृष्टि सबसे उत्तम है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड 98% पाया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक खाने योग्य जो नमक है पचपदरा झील में है राजस्थान में, वो 98% NaCl वहाँ पे यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और यहाँ पे जो डीडवाना की झील है उसमें जो नमक है खाने योग्य नहीं, वो उद्योगों में काम लिया जाता है। वहाँ पे सोडियम सल्फेट है Na2SO4 पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिश्रित लाल काली मिट्टी के बारे में विचार कीजिए। देखो जो लाल काली मिट्टी है मालवा के पठार और अरावली मिट्टी के मेल से बनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये है राजस्थान के दक्षिणी भाग के कुछ क्षेत्रों में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ये किसके लिए उपयोगी होती है? जो मक्का उगाया जाता है उसके लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए, अफीम के लिए, इनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से लाल दोमट मिट्टी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। लाल दोमट क्यों? क्योंकि लाल व काली 2 प्रकार का यहाँ पे रंग पाया जाता है, इसलिए लाल दोमट यानी दोमट यानी 2 रंगों की है, इसलिए इसे लाल दोमट के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्यतः मक्का, कपास और अफीम उगाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। यह मालवा के पठार की काली मिट्टी और दक्षिण अरावली के लाल मिट्टी का मिश्रण है। बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, और राजस्थान की मृदा के बारे में यहाँ पे बोल रखा है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे है अल्फी सोल मृदा मुख्य रूप से उप आर्द्र जो जलवायु है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। अल्फी सोल मृदा, अल्फी का मतलब आप एक ट्रिक से याद रख दीजिए, अल्फी मतलब कुल्फी, कुल्फी मतलब जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा कैसी होती है? वो गारे टाइप की होती है। गारे टाइप के मतलब गारा होता है वो जलोढ़ मृदा होती है। जो नदियों द्वारा बहाया गया गाद होता है वही जलोढ़ मृदा होती है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंसेप्टिसोल मृदा अरावली के जो पूर्वी भाग में स्थित आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो इंसेप्टी का मतलब कोई सेप्टी नहीं है। सेप्टी का मतलब जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंसेप्टी सोल मिट्टी पाई जाती है। इंसेप्टी मतलब पर्वतों में कोई सेप्टी नहीं। यदि आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो आप नीचे गिर सकते हो, ढलान से आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए इंसेप्टी सोल मृदा कहाँ पे है? अरावली पर्वतमाला के जो आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर बी, ये भी बी इसका राइट आंसर है। सी है वर्टिसोल मृदा, इसे क्ले मिट्टी कहते हैं और इसमें क्ले मिट्टी की मात्रा कम पाई जाती है। गलत बात। नमी धारण
क्षमता कम होती है। अब नमी धारण क्षमता के बारे में आपको बात बता दूं कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, वर्टिसोल। वर्टिसोल मतलब देखो ट्रिक से आपको बात बता दूं, वर्टिसोल मतलब डर्टी, डर्टी डर्टी, वर्टी डर्टी, वर्टी डर्टी हो गया। तो डर्टी का मतलब है कि गंदी मिट्टी है, गंदी मिट्टी मतलब काली मिट्टी है। तो ये यहाँ पे हाड़ौती वाले क्षेत्र में अत्यधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी की विशेषता यह है कि उसके कण बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं और उन कणों में जो जल धारण क्षमता है वो अधिक पाई जाती है। जल धारण क्षमता का मतलब बारीक कण हैं, पास पास होते हैं, तो उनमें सर्वाधिक समय तक जल रुका हुआ रहता है, यानी धारण क्षमता अधिक है। तो ये सी यहाँ पे गलत हो चुका है। तो असत्य पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है वर्टिसोल मृदा हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, सीधा आपको रटना है। पलाश के जो वृक्ष हैं उसे फ्लेम ऑफ द क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, यानी सॉरी इन्हें क्या कहते हैं, जंगल की ज्वाला कहते हैं। पलाश का दूसरा नाम दे सकता है ढाक, ढाक या पलाश को क्या कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला कहते हैं। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें आपको विचार करना है और क्या बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। पहला दे रखा है, इसे 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया, बिल्कुल सही बात है। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। दूसरा है खेजड़ी के फूलों को सांगरी, यही यहाँ पे गलत दे दिया है। जो फूल हैं उनको तो मिंजर कहा जाता है। दूसरा है फल को मिंजर, ये उल्टा दे दिया है। फल को तो यहाँ पे सांगरी कहते हैं, जो सांगरी की फली लगती है उसे फल कहते हैं, और यहाँ पे मिंजर फूलों को कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया, 363 लोगों का नेतृत्व किया और इसे वृक्ष बचाने के लिए बलिदान दिया। देखो अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोगों ने बलिदान दिया, कब दिया, 1730 में, इस वृक्ष को बचाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो इसमें कौन सा सही होगा, ए व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वानिकी परियोजना से संबंधित यहाँ पे पुरस्कार के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको इन कथनों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है, मरु वृक्षारोपण परियोजना 1977-78 की शुरू की गई और इसमें राज्य और जो केंद्र सरकार है उनका यहाँ पे अनुपात 75-25 का है, बिल्कुल सही बात है। ये जो मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम है 77-78 का है और 75% हिस्सा भारत सरकार लगाती है इसमें और 25% राजस्थान सरकार लगाती है। तीसरा है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 जून को दिया जाता है और इसमें 3 श्रेणियां हैं, नागरिक श्रेणी, संगठन श्रेणी और नगरपालिका, बिल्कुल सही बात है। यदि इस क्वेश्चन का डीप क्वेश्चन और बनाए तो इसमें बोलेगा कि नागरिक श्रेणी को कितने रुपए दिए जाते हैं, संगठन श्रेणी को कितने रुपए और नगरपालिका को कितने रुपए। देखो नागरिकों को 5 लाख रुपए, संगठन को 3 लाख रुपए और नगरपालिका को 2 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5 जून के पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये जो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है दिया जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय, ये गलत है। जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया, 1985-86 में आया। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1985-86 में आया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना तब चल रही थी। आपको पंचवर्षीय योजना रट लेनी है, यानी पहली कब से कब तक आई, दूसरी कब से कब तक आई, तीसरी कब आई, उनके बीच में गैप हुआ, गैप के बाद कितने साल गैप हुआ, ऐसे रट लेना है। क्योंकि वहाँ पे पंचवर्षीय योजना से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के डायरेक्ट पूछ लेगा कि यह योजना किस पंचवर्षीय योजना में आई। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, केवल 1 व 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दे रखा है, इसे 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, यह अपने अंडे सेवन घास में देता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स, ध्यान रखना है नाम को, नाम मत भूल जाना। दूसरा, अन्य नाम भी देकर पूछ लेता है, अन्य नाम क्या देता है, किसी दूसरे का नाम दे देगा, चिंकारा का नाम दे देगा, खेजड़ी का नाम दे देगा, तो वो यहाँ पे गलती करवा सकता है। तो इसका राइट आंसर ये भी, तो तीनों के तीनों सही है, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पे दे रखा है कि गागरोनी तोता मुख्य रूप से किस उद्यान में पाया जाता है। देखिए जो गागरोनी तोता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसमें यहाँ पे पाया जाता है। गागरोनी तोते की विशेषता क्या है, मानव की नकल करता है, वैसे ही बोलता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मुकुंदरा हिल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क
जैविक उद्यान कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई। जो यहाँ पे फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क है 12 अप्रैल 2015 को बना, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। इसका राइट आंसर होगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर, 2015 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान की पशु जनगणना के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे आपको विचार करना है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो पहला दे रखा है कि जो राजस्थान का पशु घनत्व है वो 166 है। जो 20वीं पशु गणना है उसके अनुसार आपको बताना है 20वीं पशु गणना कब हुई, 2019 में 20वीं पशु गणना हुई। उसके डेटा के अनुसार जो राजस्थान का पशु घनत्व है 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है राजस्थान का ऊँट, बकरी व गधों के मामले में प्रथम स्थान है, ये बात भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट, बकरी और गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 20वीं पशु गणना के अनुसार जो राजस्थान का कुल पशुधन 577 लाख यहाँ पे दे रखा है और ये गलत है। यहाँ पे पशुधन घट गया था किसमें, तो 20वीं पशुगणना में, उसमें 568 लाख बचा था। 568 लाख पशुघनत्व, ये पशुघनत्व है किसका, 2012 की जनगणना का। पशुओं में कमी आई है राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार। पशुगणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर कराता है प्रति 5 वर्षों में, तो तीसरा गलत है, चौथा सही है। पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर 5 वर्षों में करवाता है। तो इसमें कितने कथन सही हैं, तो केवल 3 ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भेड़ के बारे में यहाँ पे कुछ संबंधित कथन दिए गए हैं। अब आपको इनको मिलान करना है कि कौन सा यहाँ पे सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला दे रखा है कि जो चोकला नस्ल है वहाँ पे इसके बारे में बताना है कि चोकला नस्ल किसकी नस्ल है। तो पहला है यहाँ पे चोकला को भारतीय मेरिनो कहा जाता है और ये सर्वोत्तम ऊन प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। चोकला क्या कहते हैं, भारतीय मेरिनो। सर्वाधिक या सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी क्या है, ऊन प्रदान करती है। दूसरी है सोनाडी। सोनाडी जो यहाँ पे क्या है भेड़ है उसको क्या बोलते हैं, चनोथर कहते हैं। चनोथर क्यों, जब ये चरती है तो इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं, तो क्या है यह एक प्रकार की चनोत्थर भेड़ है या सोनाडी भेड़ है। और इसका दूसरा नाम है द्विप्रयोजनी नस्ल है, क्या है, सोनाडी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है मगरा। मगरा के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे मगरा के बारे में है, इसकी ऊन चमकीली होती है और इसे चकली या बीकानेरी चोकला कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो मगरा की ऊन होती है लंबी होती है। नेक्स्ट है मगरा का क्या है, ऊन चमकीली है और बीकानेर चोकला में पाई जाती है, सही है। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। चौथा क्या है, यहाँ पे इसकी ऊन रेशा लंबा होता है मालपुरी का, ये गलत है। जो मालपुरी का रेशा होता है वो मोटा होता है, इसकी जो ऊन है भेड़ की ऊन मोटी पाई जाती है मालपुरी भेड़ की, तो ये यहाँ पे गलत हो चुका है। और ये गलीचे बनाने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा में तीसरा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 व 3 सही है, सी इसका राइट आंसर है। राजस्थान की कृषि के संदर्भ में यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दे रखा है बाजरा को गरीब का भोजन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सर्वाधिक दलहन नागौर में है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बाड़मेर, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे पहले नंबर पर है नागौर और दूसरे नंबर पर है जोधपुर। तो जो दलहन है उसमें पहले पे है नागौर, दूसरे पे है जोधपुर, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा गलत है, सत्य के बारे में पूछ रहा है, इसका राइट आंसर होगा बी। सी है यहाँ पे राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। और गुड़ामाली बाड़मेर में, दो यहाँ पे बाजरा अनुसंधान केंद्र हैं, गुड़ामाली बाड़मेर और मंडोर जोधपुर। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन ईयर, हरित बाली बाजरा की फसल में होने वाला एक प्रमुख रोग है। जो ग्रीन ईयर है या हरित बाली है, जो बाजरा की जो फसल है उसमें क्या होता है, एक प्रमुख रोग है, बिल्कुल सही बात है ये। तो बी इसका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान में सिंचाई क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं का है। देखिए जो सिंचाई परियोजना है, 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना है, लघु सिंचाई परियोजना, वर्त सिंचाई परियोजना और मध्यम सिंचाई परियोजना। देखो लघु सिंचाई परियोजना कौन सी होती है, जिसमें 2000 हेक्टेयर से भी कम भूमि सिंचित होती है, उसे लघु बोलते हैं। मध्यम किसे बोलते हैं, जिसमें 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य जो सिंचाई होती है उस भूमि को बोलते हैं। तीसरा है वर्त सिंचाई परियोजना, जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है, वो होती है सबसे बड़ी वर्त सिंचाई परियोजना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी जो सिंचाई परियोजना है, लघु सिंचाई परियोजना, वो सर्वाधिक राजस्थान में इसका योगदान है।
नेक्स्ट है बांकड़ा नांगल परियोजना के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बात बतानी है कि कितने कथन सही हैं कितने गलत हैं। पहला दे रखा है बांकड़ा बांध पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है, यही यहाँ पे गलत हो चुका है। जो बांकड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है वहाँ पे? बिलासपुर में स्थित है। पहला गलत है, बांकड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि यहाँ पे जो रोपड़ में जो बांध दे रखा है वो नांगल बांध है। बांकड़ा बांध अलग है, नांगल बांध अलग है। तो जो नांगल बांध है वो रोपड़ में स्थित है, पंजाब में। पहला गलत। दूसरा क्या है, यह भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही बात है, यह तीनों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है बांकड़ बांध के पीछे बनी गोविंद सागर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बिल्कुल सही बात है, जो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील। कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे बांकड़ा बांध के पीछे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है राजस्थान की इस परियोजना में कुल हिस्सेदारी व जल विद्युत परियोजना में हिस्सेदारी कितनी है? 233 मेगावाट है, यानी 15.22% की क्या है? हिस्सेदारी है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 26, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? देखिए, राजस्थान में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनकी सर्वाधिक विविधता है। तो यहाँ पे पाए जाने वाले खनिज सर्वाधिक विविधता के कारण इसे कहते हैं खनिजों का अजायब घर राजस्थान को। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है खनिज में उनसे संबंधित स्थल हैं दे रखे हैं और इनका आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यानी असत्य के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे गलत दे रखा है। देखो, पहला है लोहा। लोहा यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है? जयपुर में पाया जाता है लोहा। तो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध खान है मोरीजा बानोलो। जो मोरीजा बानोला है वो जयपुर में स्थित है। दूसरा है जो मैग्नीज है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ पे है? बांसवाड़ा जिले है, नीचे अपना, तो उसमें लीलावाणी खान प्रसिद्ध है और काला खूटा खान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चांदी। चांदी में सर्वाधिक प्रसिद्ध खान है चांदी में सर्वाधिक प्रसिद्ध जावर माइंस, उदयपुर की जावर माइंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है चांदी की। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन की प्रसिद्ध खान है डेगाना भाकरी। सही बात है, सीकर। ये यहाँ पे गलत दे रखा है। डेगाना भाकरी कहाँ पे है? नागौर में है। ये यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे नागौर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। टंगस्टन की खान डेगाना भाकरी नागौर में स्थित है। नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी है और इसकी शुरुआत कब हुई? जो यहाँ पे राजस्थान की खुद की गैस परियोजना है वो है रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। राजस्थान की खुद की है। 1996 में इसको क्या किया गया? शुरू किया गया था, रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रह्मा जी के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि जो ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है राजस्थान में, पुष्कर अजमेर में स्थित है। इसके बारे में सत्य कथन के बारे में चयन करना है। पहला दे रखा है यह 10वीं शताब्दी में बनाना मंदिर, गलत है। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है 14वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ? निर्माण। ब्रह्मा जी के साथ यहाँ केवल सावित्री की प्रतिमा है, गलत बात है। ब्रह्मा जी के साथ गायत्री बाईं तरफ और दाईं तरफ सावित्री जी दोनों विराजमान हैं। तो ये भी यहाँ पे गलत हो चुका है। दूसरा भी, केवल सावित्री नहीं है। यहाँ सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने रूप में दिखाई देती है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ जो सूर्य भगवान की मूर्ति है जूते पहने रूप में क्या है? स्थापित है। इस मंदिर को 2010 में राष्ट्रीय स्मारक, ये बात गलत है। यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया इसे यहाँ पे 2005 में 4 मार्च 2005 को जो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिरों से राष्ट्रीय स्मारक में घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे असत्य है, यानी गलत कथन के बारे में आपको बताना है। पहला है आबानेरी दौसा में है, सही बात है। गेटलाव की छतरिया कहाँ पे है? वो भी दौसा में स्थित है। डीग के महल कहाँ पे है? भरतपुर में। अब नया जिला बन चुका है तो डीग के महल डीग में है, तो अब डीग के महल कहाँ पे है? भरतपुर में। केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पे है? भरतपुर में। बिल्कुल सही बात है। जेत सागर, नवलखा झील और 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दे रखा है देवी कुंड और हरमुख विलास, ये यहाँ पे कहाँ पे दे रखे हैं? धौलपुर में दे रखे हैं, ये यहाँ पे गलत है। जो हरमुख विलास है वो सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में हरमुख विलास है। जबकि यहाँ पे देवी कुंड सागर है वो बीकानेर में स्थित है। देवी कुंड सागर बीकानेर में, हरमुख विलास सागर हरमुख विलास कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। तो धौलपुर यहाँ पे गलत है। तो इसका असत्य क्या है? डी आंसर इसका असत्य है।
नेक्स्ट है भोजन थाली मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, सीधा आपको राइट आंसर देना है। और पूछ रहा है कि किस तिथि को भरता है। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर का प्रसिद्ध है और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है। कब को? भाद्रपद शुक्ला पंचमी यानी शुक्ल पंचमी को भरता है कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला। नेक्स्ट है मिट्टी के जो बारीक या और परतदार काम के किस स्थान की टेराकोटा कला कागजी टेराकोटा कला कहा जाता है। अब देखिए जो यहाँ पे मिट्टी के बारीक और परतदार काम के लिए किस टेराकोटा कला को कागजी टेराकोटा कहा जाता है। कागजी टेराकोटा अलग है और यहाँ पे ये जो कला है वो अलग है, लेकिन आप समझिए जो मिट्टी की बारीक काम किए जाते हैं जो कागजी टेराकोटा कला कहलाती है वो यहाँ पे अलवर की प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है अलवर। और जो यहाँ पे मूर्ति बनाने के लिए हम जो कौन सा गांव प्रसिद्ध है, मुरलेला गांव मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक घन वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र के बारे में आपको बताना है। और यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा है, गलत के बारे में आपको बताना है। खड़ताल, डमरू, मंजीरा और झालर। घन का मतलब है जो किसी धातु से बने होते हैं और आप आपस में टकराया जाता है। जैसे खड़ताल, नारद जी के पास में खड़ताल होया करती थी तो वो नारायण करते थे, वो एक दूसरे से टकरा कर वो मंजीरा टाइप का होता है तो उसे बजाया जाता है खड़ताल, मंजीरा। और झालर आपने देखे हुए मंदिरों में घंटियाँ बजाई जाती हैं, झालर कहलाती हैं। और डमरू नहीं होता है। ये देखिए डमरू शिव शंकर के पास होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे खाल या कपड़े या जो रबड़ लगाया जाता है और उस पर जब वहाँ पे लगाते हैं मन के उससे बजाया जाता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे अवनद प्रकार का है, तो यहाँ पे डमरू गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी डमरू। पिछवैया कला के संबंध में आपको बताना है। पिछवैया कला कहाँ की प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण लीला का चित्रण कपड़े पर किया जाता है। यह नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है पिछवैया कला, नाथ द्वारा राजसमंद की। नेक्स्ट है यहाँ पे कि राजस्थानी साहित्य में कौन सी विधा है जो किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए रची जाती है। यानी कि देखो विवाह के अवसर पर जो कार्ड बांटे जाते हैं, निमंत्रण बांटे जाते हैं वो होते हैं। उसी प्रकार जब मृत्यु या शोक पर क्या दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे मर्स्या कहा जाता है। इस जो पत्री चिट्ठी होती है उसे मर्स्या, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रामरासो नामक प्रसिद्ध रचना है किस लेखक की है। जो रामरासो है भक्ति काल की रचना है और माधोदास दवाड़िया की यह एक प्रसिद्ध रचना है। रामरासो माधोदास दवाड़िया की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है मिट्टी के बारीक और परतदार काम के लिए किस स्थान की टेराकोटा कला को कागजी टेराकोटा कला कहा जाता है। ये यहाँ से रिपीट हो चुका है गलती से, तो यहाँ पे मालवी शेखावाटी। ये यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है, ध्यान रखिएगा। जो 37वां क्वेश्चन है वो मिस प्रिंट दे रखा है, यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन होना चाहिए था और यहाँ पे गलत दे रखा है। अब यहाँ पे मालवी और शेखावाटी के बारे में बता देता हूँ। जो मालवी बोली है वो यहाँ पे मालवा प्रदेश में बोली जाती है। क्षेत्र है इसका प्रतापगढ़ का मुख्य क्षेत्र है, रतलाम झाबुआ वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पे देखिए दूसरा शेखावाटी में क्या है, चूरू, झुंझुनू, सीकर और शेखावाटी बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हनुमानगढ़ के आसपास वाले क्षेत्र में भी शेखावाटी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि महाराणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ, उनके कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा सही गलत या जो भी है वो इसको बारे में आपको बताना है। तो पहला दे रखा है महाराणा सांगा ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता के लिए मालवा पर आक्रमण किया। बिल्कुल सही बात है, मेदिनी राय की जो सहायता की तभी क्या किया, किस पे आक्रमण किया, मालवा पर आक्रमण किया। गागरोन का युद्ध 1519 में महाराणा सांगा और यहाँ पे महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर बंदी बना लिया गया। ये बात बिल्कुल सही है, सुल्तान को बंदी बना लिया गया 1519 में जो यहाँ पे गागरोन का युद्ध हुआ। सांगा ने महमूद खिलजी को 3 माह तक जेल में रखा और मानवीय व्यवहार के कारण इसे मुक्त कर दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस विजय की खुशी में सांगा ने चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य भेंट कर दिया और हरिदास ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो खुशी हुई तो चारण हरिदास जी को यहाँ पे चित्तौड़ राज्य भेंट किया गया था। उन्होंने पूरा राज्य स्वीकार नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। उन्होंने केवल 12 गाँवों को क्या किया था, स्वीकार किया था, 12 गाँव। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट गलत है और सारे के सारे सही हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा केवल 3 यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है बीकानेर के शासक राव कल्याण के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बात बताना है। तो असत्य कथन का चयन करना है।
तो पहला दे रखा है, कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में ग्रीष्मेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया। बिल्कुल सही बात है। ग्रीष्मेल युद्ध कब हुआ? 1544 में। वह मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला राज्य है। बिल्कुल सही बात है। कल्याणमल ही पहला राज्य है बीकानेर का जिन्होंने मुगल स्वीकार अधीनता को स्वीकार किया। नेक्स्ट है, कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज ने बेली कृष्ण रुक्मणी री प्रसिद्ध नामक ग्रंथ की रचना की है। बेली कृष्ण रुक्मणी किसका ग्रंथ है? पृथ्वीराज का ग्रंथ है। पृथ्वीराज राठौड़, ध्यान रखिएगा पूरा नाम। नेक्स्ट है, कल्याणमल ने 1524 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया। ये बात गलत है। यहाँ पे कल्याणमल है उन्होंने यहाँ पे पराजित नहीं किया है, ये पराजित किया है राव जेत सिंह ने। कल्याणमल का शासनकाल 1541 से शुरू होता है। तो ये यहाँ पे इस टाइम तो कल्याणमल आए नहीं थे, इनसे पहले थे राव जेत सिंह। तो राव जेत सिंह ने 1534 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं के भाई कामरान को क्या किया है? पराजित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, असत्य कथन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में जो मेवा आंदोलन हुआ, अलवर के मेवों की शिकायत के लिए एक जांच कमेटी बैठाई गई और उनके अध्यक्ष किसे बनाया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 12 दिसंबर 1932 हुआ उसमें अलवर महाराजा ने किसानों की शिकायतों का पता लगने के बाद एक अध्यक्ष बनाया गया और एक समिति बनाई गई। उस समिति का अध्यक्ष कौन था? उस समिति का अध्यक्ष दुर्जन सिंह था। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्जन सिंह, इसका क्या है? अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, व्रत राजस्थान के चतुर्थ चरण के गठन के बारे में आपको यहाँ पे असत्य कथन के बारे में बताना है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे चतुर्थ चरण है उसमें कौन सी रियासतों को शामिल किया गया है? जे बी, यहाँ पे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ पे 3 जे और बी याद रखना, जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को व्रत राजस्थान में सम्मिलित किया गया। पहला आंसर इसका सही है। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो चौथा चरण है इसी में महाराज प्रमुख का पद आया। इससे पहले राज प्रमुख चलता था। तो राज प्रमुख यहाँ पे जयपुर के महाराजा का बनाया गया और उस महाराणा के लिए एक नया पद सर्जित किया गया, महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट है, पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर जोधपुर को राजधानी बनाया गया। गलत बात है, जोधपुर राजधानी बनी नहीं थी कभी भी। जोधपुर को हाई कोर्ट दिया गया और जयपुर को राजधानी बनाया गया। तो सी यहाँ पे असत्य कथन होगा। नेक्स्ट है, हीरालाल शास्त्री को इस चरण का प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। पहले प्रधानमंत्री बना करते थे तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत, तो यहाँ पे क्या है? इसे ही प्रधानमंत्री बनाया गया, श्री हीरालाल शास्त्री जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लॉर्ड हार्डिंग का बम कांड है 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित, वह क्रांतिकारी कौन था जिन्होंने अपना शेष जीवन अमरदास वैरागी के नाम से व्यतीत किया? अब देखिए, जो लॉर्ड हार्डिंग का बम हत्याकांड है 23 दिसंबर 1912 को हुआ। चांदनी चौक पर बम फेंके गए। इसमें किस किस का नाम है? रास बिहारी बोस इसके क्या थे? रचनाकार थे। इस योजना को जो रचना दी किसने दी? रास बिहारी बोस ने। और जोरावर सिंह बारट हैं और जो प्रताप सिंह है उन्होंने इस कांड को दिया। तो बाद में क्या किया? जोरावर सिंह बारट ने इस कांड को करने के बाद में संत बन गए और नाम इनका क्या बन गया? अमरदास वैरागी। अमरदास बैरागी के नाम से अन्य नाम बदलकर अपना जीवन व्यतीत किया। गरासिया जनजाति में मोरबंदिया विवाह के बारे में बात बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग टाइप के विवाह होते हैं गरासिया जनजाति में। जो सबसे आदर्श विवाह माना जाता है मोरबंदिया विवाह माना जाता है। हिंदू रीति रिवाजों की तरह ही ये जो विवाह होता है वो होता है मोरबंदिया विवाह। इसमें जो रीति रिवाज, जो फेरे लिए जाते हैं, चौरी ली जाती है, ब्राह्मणों द्वारा जो रीति रिवाज है उनके तहत क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ब्राह्मण की उपस्थिति में फेरा लेकर क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। जो यहाँ पे ताड़ना विवाह है, ताड़ना विवाह के बारे में बात बता दूं, जो यहाँ पे भागकर विवाह किया जाता है उसे ताड़ना विवाह कहा जाता है। और जो पहरावना विवाह कहा जाता है, ब्राह्मण की अनुपस्थिति में फेरे लिए जाते हैं, उसे पहरावना विवाह है वो कहा जाता है। तो मोरबंदिया विवाह कैसे कहते हैं? ब्राह्मण की उपस्थिति में हिंदी रीति रिवाज के अनुसार फेरे लिए जाते हैं, वो मोरबंदिया विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जन्म के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें जच्चा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी, जच्चा। देखो, लांगुरिया केला देवी के फाग यहाँ पे होली के समय गाए जाते हैं। और जो
कामन गीत है जो जादू टोना से बचाने के लिए, जादू टोना से संबंधित के लिए कामन गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की मुख्य विषय वस्तु का है। जो मान कौतूहल ग्रंथ है जो ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर द्वारा रचित क्या है, एक शास्त्रीय ग्रंथ है, संगीत वाला ग्रंथ है। कौन सा? मान कौतूहल, राजा मानसिंह। कौन सा वाला? ग्वालियर के राजा मानसिंह द्वारा। तो आमेर के राजा मानसिंह का बंगाल अभियान है, गलत बात है। हिंदुस्तान शास्त्रीय शैली का क्या है? सही बात है। नागौर की रानी मानकवर के मनोविवाद है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे गलत है। साहित्य पहेलियाँ हैं, ये यहाँ पे गलत है। तो बी इसका राइट आंसर है। मान कौतूहल बंगाल के ग्वालियर का कोई मानसिंह राजा था, उसका यहाँ पे कोई ग्रंथ है ये। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का नाम परिवर्तित करने की प्रक्रिया संचालित की जा सकती है, जिसके तहत केरला का नाम बदलकर केरलम किया गया। यहाँ पे अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कैबिनेट समिति ने भारत की पहली और विश्व की दूसरी जलमग्न शहर रेल सुरंग के निर्माण को किस नदी के लिए मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें क्या बनेगा, 14 फरवरी 2026 को क्या हुआ, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर रोमकल रेल सुरंग का जो है निर्माण किया जाएगा। जलमग्न रोड शहर रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राजस्थान सी स्टार्टअप समिट 2026 के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बातें बतानी है। तो ये यहाँ पे जयपुर में आयोजित किया गया, यहाँ पे दे रखा है कि जयपुर के ताज होटल आमेर में किया गया इसका जो स्टार्टअप समिट है उसका आयोजन किया गया। सही है। उद्घाटन मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसे आर्मेनिया सरकार का स्टार्टअप आर्मेनिया साइंटिफिक एजुकेशनल फाउंडेशन सहयोग करेगी, ये बात है। सहभागी जो आयोजक है वो आर्मेनिया की जो साइंटिफिक एजुकेशनल फाउंडेशन है वो सहभागी है। तो तीनों सही है इसका, तो इसका राइट आंसर होगा डी, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांबर बर्ड फेस्टिवल 2026 के दौरान पक्षी अवलोकन और जानकारी साझा करने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया गया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे ई बर्ड नाम के एप्लीकेशन है, उसका यहाँ पे क्या किया गया, जो सांबर झील फेस्टिवल हुआ उसमें क्या किया, अवलोकन के लिए इस ऐप का उपयोग किया गया, ई बर्ड नाम का ऐप का। और इसमें जो दुर्लभ जो प्रजातियाँ हैं उनकी फ़ोटो लगाई गई थी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो भारतीय सेना द्वारा फरवरी 2026 में स्वदेशी हैवी ड्रॉप सिस्टम 20L का सफल परीक्षण किया गया, बिल्कुल सही बात है। परीक्षण कहाँ किया गया, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें जो ये स्वदेशी है 20L टाइप 5 का सफल परीक्षण किया गया। यह सिस्टम 20 टन से भारी सैन्य साजो सामानों और बख्तरबंद वाहनों को पैराशूट के जरिए दुर्गम क्षेत्रों और विमान में सुरक्षित उतारने में सक्षम है। ये जो सिस्टम बनाया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, इसका राइट आंसर है सी। तो ये यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। तो आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मिनिमम 4-10 हज़ार रुपये का देना है, आप वहाँ से इसे PDF प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको इन्फॉर्मेशन या जो हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।